आज अगला चैप्टर आपका है सिख राज्य एवं आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, इसके पहले हम दो चैप्टर देख चुके हैं और तीसरा चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का मॉडर्न। तो आइए इसमें देखें। सिखों का प्रथम जो है राजनीतिक नेता जो है बदा बहादुर था। 1716 ईस्वी में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका वध कर दिया गया। ठीक है, बदा बहादुर के बाद सिख नेतृत्वहीन हो गए। इसी समय से सिखों ने शरबत खालसा एवं गुरुमत्ता की प्रथाओं को प्रारंभ किया था। ठीक है, बैसाखी एवं दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं करनी प्रारंभ की। ये सभाएं ही शरबत या खालसा कहलाती थी। इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मानकर गुरुमत्ता पुकारा गया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे आपका दल खालसा में 1753 ईस्वी में प्रारंभ हुई राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया था। ठीक है, राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। ठीक है, यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना था। सिखों ने अपने छोटे राज्यों का निर्माण किया जिन्हें मिस्र पुकारा जाता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं रणजीत सिंह। ठीक है, पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो राजा रणजीत सिंह को। ठीक है, ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़ी क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर और कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है, रणजीत सिंह की उपलब्धियां क्या क्या थी? उनकी उपलब्धि, जन्म कहाँ हुआ था? 1780 ईस्वी में। अब पिता कौन था? तो इनका महासिंह था। ठीक है, मिस्र कौन थे? शुकर चकिया। 1797 ईस्वी में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण किया गया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना जमान शाह को पराजित किया था। अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपों से जो चिनाब नदी पर गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। ठीक है, इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का भी अनुमति दे दी थी। ठीक है, 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार का लिया और लाहौर को अपनी राजधानी भी बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं जनरल लेक के बीच संधि हुई और इसमें निम्न शर्तें भी थी। कौन कौन से? तो पहला जो शर्तें थे, रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। दूसरा आपका है अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएंगे। तीसरा आपका है रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आपका रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार किया गया है। 1809 ईस्वी में रणजीत ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से कोहनूर की हीरा भी प्राप्त किया था। ठीक है, अठारह ईस्वी में अटक को जीत लिया तथा 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय की। 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जबर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1820 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया था। 1832 ईस्वी में पेशावर की विजय की थी। 1833 से 34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 1839 से 49 के ईस्वी तक
पहला जो है खड़क सिंह रणजीत सिंह का पुत्र था, ठीक है, 1839 से 40। शेर सिंह ये रणजीत सिंह के भी पुत्र था, 1841 से 43। दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे, रणजीत सिंह के पुत्र भी थे, ये 1843 से 49 थे। आंग्ल सिख युद्ध दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। अल्पवयस्क दिलीप सिंह की मां रानी जिंदन संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, ठीक है। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी। कौन सी खालसा सेना? जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदन एवं उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया था, यह सोचकर कि यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा और यदि पराजित हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 तक चला था, ठीक है। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कौन कौन सी? पहला था आपका मुदकी का युद्ध। मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में। इसके बाद फिरोजपुर का युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? 1846। उसके बाद चौथा जो है सुबराव का युद्ध, ये 1846 ईस्वी में ये भी हुआ था। इन चारों युद्ध में सिखों सेना पराजित हो गया था, ठीक है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ था। यह संधि अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच हुई थी, ठीक है। इसमें निम्न शर्तें भी थे। दिलीप सिंह को रानी जिंदन की संरक्षता में राजा स्वीकार किया था। सतलज के पूरब के प्रदेश और जालंधर के दोआब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, ठीक है। 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ रुपए बदले कश्मीर और गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया था। सिख सैनिकों की संख्या जो है कम एवं निश्चित कर दी गई थी। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सी संधि आती है? तो इसके बाद आती है कि भैरववाल की संधि। ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की शर्तें रखी थी, ठीक है। रानी जिंदन की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान भी किया था, ठीक है। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी, ठीक है। और लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च कौन करेगा? तो दिलीप सिंह देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयां हुई थी। कौन? रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 1848 में। इसमें जो अंग्रेज थे वो विजयी हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चिलियावाला का युद्ध। ये कब हुआ था? 1849 में। इसमें सिख विजयी हुए थे। तीसरा आपका है गुजरात नगर का युद्ध, ठीक है। इसमें 1849 में अंग्रेज विजयी हुए थे। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? येहू गोप था, ठीक है। येहू गोप। इसके आगे है 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड में भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा है? भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भू राजस्व व्यवस्था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूल करना शुरू किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कहां पर? बंगाल में। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया जिसमें
प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, और 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त भी हो गई। 1777 ईस्वी में जब यह व्यवस्था समाप्त हुई तो उसकी जगह इसने एक वर्षीय बंदोबस्त लागू किया 1 वर्ष के लिए। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था जो 1789 से 90 ईस्वी तक चलती रही। ठीक है, आगे आपका ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त। ठीक है, एक साइड आपका बंदोबस्त, दूसरे साइड प्रारंभ क्षेत्र और प्रतिशत। ठीक है, पहला आपका है अस्थाई बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्षेत्र कौन सा था इसका? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर कर्नाटक और वाराणसी। ठीक है, कितना परसेंट? तो 19% बंदोबस्त था इसका। उसके बाद आता है दूसरा नंबर रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका जो है 1792 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र है, कुर्ग क्षेत्र। ठीक है, इसमें कितना परसेंटेज था? तो 51%। उसके बाद आता है आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। इसका जो क्षेत्र प्रारंभ हुआ था 1822 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत मध्य में है, प्रांत में पंजाब वाला। ठीक है, और कितना परसेंट? 30% लिया जाता था। अब आओ एक एक के हम इसमें थोड़ा देखा जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको माना जाता था? इनको माना जाता है कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निर्देशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसी को जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया है, अतः जमींदार भी कर देने के लिए भी उत्तरदायी होगी। ठीक है, 1790 ईस्वी में क्षेत्र, जिस क्षेत्र की इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था, उस कर का कितना भाग? 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जमींदारों को किसानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बाद में वाराणसी क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। यह पूरे ब्रिटिश भारत में कितना परसेंट? 19% लागू था। ठीक है, इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ रुपए वसूल करता था। इसी को दूरवासी व्यवस्था भी कहा जाता है, जो उपजमींदार के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया। ठीक है, दूसरा आपका आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। एक स्थान इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1792 में। ठीक है, इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व संबंध निर्धारित किया था। ठीक है, इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी आय में वृद्धि करना तथा कृषक हितों में वृद्धि करना था। आगे है सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में बारामहल जिले में लागू किया था। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दी गई और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे आपका 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई प्रांत में लागू हो गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग क्षेत्र में लागू हुई थी। यह पूरे ब्रिटिश भारत के कितना परसेंट? 51% भू भाग पर लागू हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। ये तो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग कर निर्धारित किया था। सरकार व्यवहारिक रूप में आधे से अधिक कर वसूल करते थे। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष बाद
भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था या पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई थी। आगे आता है आपका महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। ये कब आया था? स्थान इसका प्रारंभ हुआ था तो 1822 में। ठीक है। इस समय महल से तात्पर्य गांव अथवा जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी थे। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानून रूप से शुरू हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव की उपज के मूल्य का 50% कर निर्धारित किया था। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। उसे भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था। इसी व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों तथा रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू हुई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई थी। ठीक है। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिससे गांव का मुखिया किसानों का शोषण किया और किसानों से बेगार भी करवाने लगे थे। ठीक है। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था क्या है? तो भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है। दीवानी न्यायालय जिला कलेक्टर के अधीन था, लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन था। इन दिनों न्यायालय के ऊपर दो न्यायालय सदर दीवानी और न्यायालय सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। सदर दीवानी न्यायालय की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय जो है सदर निजामत में होती थी। वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। इसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने जिला के कलेक्टर से दीवानी न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किया। दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना की, जो है आपका निम्न। पहला आपका कोलकाता है, दूसरा ढाका, तीसरा आपका मुर्शिदाबाद, चौथा आपका है पटना। ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट दौरा न्यायालय की स्थापना की, जो अस्थायी न्यायालय था। लॉर्ड हेस्टिंग इसके समय में निचले स्तर के न्यायिक पदों का भारतीयकरण शुरू हुआ था। ठीक है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों को न्यायिक पदों में नियुक्त किया जाए। लॉर्ड विलियम बेटिंग इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया था। ठीक है। इसी के समय 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यह भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है। इसने कॉर्नवालिस के सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया। इसके 2 कार्य भी थे। आगरा में एक अपीली न्यायालय की स्थापना, दूसरा है कि इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत की स्थापना। ठीक है। इसने भारतीय कानून को संचित करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की थी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 का अधिनियम आया। इसने पुनः विधि आयोग गठित करने की सलाह भी दी थी। 1854 ईस्वी में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग के संस्तुति पर
अट्ठावन अट्ठावन 5800, उसके बाद 61 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता और भारतीय सिविल कार्य संहिता की संरचना हुई थी। ठीक है। इसके बाद 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रमुख प्रांतों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद आपका आता है न्यायिक सुधार से संबंधित बातें। ठीक है। प्रथम विधि आयोग 1833 ईस्वी मैकाले की अध्यक्षता में। द्वितीय विधि आयोग 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में। भारतीय दंड संहिता 1858 से 61 ईस्वी की। ठीक है। भारतीय सिविल संहिता के बीच है भारतीय सिविल संहिता कार्य संहिता। उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय अधि, यह है 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना। तीसरा आपका संघीय न्यायालय की स्थापना, ये क्या है 1835 से 1937 में अधि न्यायालय। ठीक है। इसके बाद आता है आपका शिक्षा व्यवस्था क्या है। कंपनी के प्रारंभिक ब्रिटिश शासक जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, वे लोग प्राच्यवादी कहलाए। ठीक है। इनका मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। ठीक है। 1780 से 81 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन भी होता था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। किसका? कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था। आगे आपका 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक है। फिर 1813 ईस्वी के अधीन द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया कि यह भारत में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करे। इसके बाद आता है आपका आंग्ल प्राच्य विवाद। ये क्या है? अंततः लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने आंग्लवादी नेता मैकाले के विचारों से सहमत हुआ और 1835 ईस्वी में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति को घोषणा की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ठीक है। माध्यम अंग्रेजी होगा। उसके बाद आपका आता है प्रमुख शिक्षा आयोग का गठन वर्ष तथा उनके मुख्य प्रावधान क्या क्या है। आयोग का नाम, किस वर्ष और मुख्य का प्रावधान क्या क्या है। जैसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच, मतलब लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के काल कब से था? तो 1854 ईस्वी तक। यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना थी। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन तथा कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल था। दूसरा आपका है हंटर शिक्षा आयोग, लॉर्ड रिपन के काल में 1882 से 83 ईस्वी के बीच। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के बाद की गई थी। निरक्षरता समाप्त करने की नीति, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, इसका जो वर्ष स्थापना हुआ था 1917 से 1919। 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था आदि थे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राथमिक शिक्षा में सुधार, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आदि का प्रावधान है। देश में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनिक योजना में देश में प्रारंभिक विश्वविद्यालय तथा हाई
स्कूल की स्थापना का प्रावधान 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाए। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं अंतिम रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हो गया। इसी काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत प्रिवेशन सिद्धांत प्रकाश में आया था। यह सिद्धांत वाइकिंग के समय शुरू की गई थी और इसी के समय इसे सरकारी मान्यता भी दी गई। अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपके हुड का घोषणा पत्र कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद में भारत की शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए 1853 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स हुड की अध्यक्षता में 1854 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र को आधुनिक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है, जिसमें श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आप देखिए जो चैप्टर तीसरा चौथा तक खत्म हो गया आपका तीसरा। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या था। आगे आपका उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ठीक है, इस चैप्टर में अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बना तो इसकी विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, आरपी दत्त की रचना जो है आज का भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में विभक्त किया गया था। ठीक है, पहला था आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा था आपका औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तीसरा आपका था वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है, अब इसमें जो पहला आपका है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, ये हुआ था आपका 1757 से 1883 तक। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला कौन था? तो आपका पहला था भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, दूसरा था आपका भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना, तीसरा था भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण करना। कंपनी तीनों लक्ष्यों प्राप्त करने में सफल भी रही। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था, साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता था। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गई, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकी। इसी तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का निवास भी हुआ। 1813 ईस्वी के अधीन द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ये तीसरा है आपका 1858 से 1947 तक। ठीक है, इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी है। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिक का ताबेतर था, मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता है। यह वह समय था जब मार्क्स तथा एंगल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति ने होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था।
आता है आपका भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। 1600 से 1757 तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिसमें इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाएगी। ठीक है, आगे आपका है रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने यह शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश करा गया था। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशिंगी रुपये देने की प्रथा प्रारंभ की और उनमें एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। ठीक है, इस प्रथा को दंदनी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इससे इनको बुनकर अपना वायसराय या व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजारों में भेज दी गई थी। भारत की हाथ की बनी हुई वस्तुएं ठहर न सकी। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वह कृषि मजदूर बन गए। इसी तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा पर सर्वप्रथम 2 मई या 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत को अंग्रेज ने सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद धन निष्कासन का विरोध करने वाले एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। ठीक है, 2 लोग इसका विरोध किए थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज नागरिक सिलेबन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया था। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आपका चैप्टर 1857 का विद्रोह। ठीक है, कौन सा? 1857 का विद्रोह। सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पार्नस्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, कौन? अजीमुल्ला खां। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोहियों हरे रंग के झंडे का भी प्रयोग कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था।
कारण क्या था इसका? राजनीतिक कारण। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हुआ। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया, जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर। नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद आर्थिक कारण क्या था? तो यह अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की भी मृत्यु भी हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। अंग्रेज अधिकार एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 में लेक्स लोकी मतलब कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधित कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ सैनिक कारण क्या था? भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अत्यधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव नीति थी। ठीक है। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तत्कालिक कारण क्या था? 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। ठीक है। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर भी घायल कर दिया गया था। उसके बाद मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। इसके बाद विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई थी। ठीक है। फिर 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की भी लूटपाट की थी। इसके बाद आते हैं दिल्ली में मेरठ के सभी विद्रोह सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। इसके बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिया, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जहां छिपा अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है।
उसके बाद आपका लखनऊ क्षेत्र में क्या हुआ था? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब, इसको धोंडू पंत भी कहा जाता था, जिन्हें पेशवा घोषित किया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, दिसंबर 1897 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया गया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को। और नाना साहब नेपाल भाग गए थे। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। मार्च 1858 ईस्वी में हिवरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हिवरोज के युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुए। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से हिवरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है जगदीशपुर। कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। फिर आता है इलाहाबाद का। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार भी घोषित किया गया था। ठीक है, 1897 विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र क्या थे? केंद्र नेतृत्व, विद्रोह का दमन और नेतृत्व। ठीक है, दिल्ली केंद्र बनाया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। हड़सन में विद्रोह हुआ था। उसके बाद लखनऊ का बेगम हजरत महल कैंपबेल, कानपुर का नाना साहब कैंपबेल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हिवरोज, जगदीशपुर बिहार इसका नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। विलियम टेलर विसेंट आयर। इलाहाबाद का मौलवी लियाकत अली, जनरल नील। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बरेली में खान बहादुर खान कैंपबेल। गोरखपुर का गजाधर सिंह स्थानीय सेना थे। निजामू मोहम्मद। मंदसौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। इसका जो नेतृत्व फिरोज शाह किया था, स्थानीय सेना था। कोटा राज मतलब जय दयाल एवं हरदयाल, यह स्थानीय सेना भी था। असम में कंदपेश्वर सिंह, मणिराम दत्ता, ये भी स्थानीय सेना था। कुल्लूर ये वीर सिंह प्रताप सिंह था, ये भी स्थानीय सेना था। कहाँ पर कुल्लूर पड़ता था? हिमाचल प्रदेश। मथुरा में देवी सिंह किए थे नेतृत्व, स्थानीय सेना ये भी था। मेरठ में कदम सिंह किए थे, स्थानीय सेना ये भी था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फैजाबाद का नेतृत्व, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोह थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसका? तो लॉरेंस एल सीले का। यह धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LER ब्रिज कहे थे। ठीक है, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था। TR होम्स के। ठीक है, इसका विचार था TR होम्स का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। किसका विचार था? आउटरम एंड टेलर का। उसके बाद यह भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह BD सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा था। उसके बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका डिज़रायली। इसके बाद इन देशों नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे
तरंग रोध का कार्य किया था, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। कौन कहा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है ना। यह यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। एक किसने कहा था? ह्यूरोज, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है। विद्रोह के असफल के कारण क्या क्या थे? विद्रोह का सीमित स्वरूप, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, कुशल नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्यों का प्रभाव, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुतूनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदार देवी के युद्ध किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई थी, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खान ने की थी, जो इस प्रकार था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा है। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह, जनजाति आंदोलन। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा था। ठीक है। आदिवासी बिहारी लोगों को दुख कहते थे, कि जिसका तात्पर्य है कि उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि। दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को दीकु नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक था। ठीक है। इसके बाद आता है प्रमुख आदिवासियों का विद्रोह था। विद्रोह का नाम, वर्ष, नेतृत्व, कारण और क्षेत्र और परिणाम। महाराष्ट्र का भील विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? दशरथ और हिरिया। ठीक है। और शिवरम। कारण क्या था? आर्थिक कारण। क्षेत्र महाराष्ट्र था। परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। तीसरा आपका है संथाल विद्रोह, 1855 से 56। इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कानून ने किया था। कारण क्या था? आर्थिक शोषण। क्षेत्र दामन एवं को बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल तक अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह, 1874 से लेकर 1900 तक के बीच में। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किया था। यह भी आर्थिक और धार्मिक के कारण था। दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र था और अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। इसका परिणाम। अगला है कोल विद्रोह, 1831 से 32 ईस्वी में। बुद्धू भगत इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद कारण क्या था? आर्थिक शोषण। क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र था। परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। अगला है खौड़ विद्रोह, 1846 से 55 ईस्वी तक। इसका नेतृत्व चक बिसोई किए थे। कारण क्या था? तो मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास था। क्षेत्र उड़ीसा है। अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। ठीक है। और अन्य विद्रोहियों का नाम भी देख लीजिए थोड़ा। सन्यासी विद्रोह, 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। इसका नेतृत्व शंकराचार्य के अनुयायी गिरी संप्रदाय ने की थी। ठीक है। कारण क्या था? तो ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ था। अब विशेष आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। टीपू शेरसूर का राजा बन गया था। ठीक है। उसके बाद आपका है पागलपंथी विद्रोह, 1813 से 31 में। टीपू इसका नेतृत्व किया था। कारण ब्रिटिश शोषण बंगाल में टीपू शोषण का राजा बन गया था। खौराजी आंदोलन, 1822 में 1820 से 31 ईस्वी तक के बीच में। इसका नेतृत्व हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू किए थे। इसका ब्रिटिश शोषण बंगाल हुआ था। विशेषता कोई नहीं मिला था। अगला है बहाबी आंदोलन, 1820 से 1880 ईस्वी के बीच। सैयद अहमद
कारण स्थानिक या धार्मिक कारण उनके क्षेत्र में। यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। अगला कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी के बीच सेना साहब एवं बाबा राम सिंह कूका का नेतृत्व किया था। धार्मिक और राजनीतिक पंजाब में इसका स्थान या कारण था। राम सिंह का कूका को रंगून भेज दिए गए थे, इसका विशेष था। नामधारी आंदोलन 1863 से 72 ईस्वी के बीच बाबा राम सिंह कूका, इसका जो नेतृत्व स्थान था धार्मिक पंजाब में। ठीक है, आगे आपका है अगला चैप्टर कृषक आंदोलन। ठीक है, अब कृषक आंदोलन में हम लोग क्या देखेंगे, तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाया। जमींदारों ने भी किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया, उनसे बिगाड़ लिया जाने लगा और मनमाने ढंग से अवैध हो गए। ठीक है, लगान वसूलने का दुष्चक्र चल पड़ा। उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालिक असंतोष एवं तात्कालिक कारणों से होता रहा है। ठीक है, 19वीं शताब्दी कृषक आंदोलन था। विद्रोह क्या था, नीली विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास। क्षेत्र क्या था, तो बंगाल। परिणाम किसानों का यह आंदोलन सफल रहा। दूसरा पावना विद्रोह 1873 ईस्वी के बीच, इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय ने किया था। क्षेत्र बंगाल था, आंशिक सफलता मिली थी इसमें। इसके बाद आता है दक्कन उपद्रव 1875 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व पूना जिले के किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, आंशिक सफलता मिली थी। ठीक, इसके बाद आता है आपका नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच। बंगाल के अंग्रेज नील उत्पादक मतलब नीलहे किसानों को जबरन नील की खेती करने के बाध्य किया और उसकी बहुत कम कीमत किसानों को देते थे। इससे किसानों में अत्यधिक असंतोष था। बंगाल के नदियां जिले गोविंदपुर गांव के एक नीले उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों या दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ किया था। हिंदू पैट्रियाट के संप्रदायक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफी कार्य किया था। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन भी किया था। उसके बाद सरकार ने 1860 ईस्वी में सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसो के चंद्रमोहन चटर्जी थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 20वीं शताब्दी किसान आंदोलन क्या था, तो विद्रोह जो संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, ये वर्ष 1918 ईस्वी में। नेतृत्व गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय इसके नेतृत्व किए थे। क्षेत्र कौन था, अवध और आगरा का। परिणाम आंशिक असफलता में। अवध किसान सभा या आंदोलन 1920 में हुआ था। बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इसका अवध क्षेत्र था, दमन कर दिया गया था। एका आंदोलन 1921 से 22 में मदारी पासी एवं सहदेव का नेतृत्व किए थे। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर इसका क्षेत्र था। दमन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है एका आंदोलन 1921 से 22 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर किसानों ने मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान वृद्धि एवं गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन भी कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बहावी आंदोलन, अरे बारदोली सत्याग्रह। गुजरात के बारदोली तालुक में सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मनी बेन पटेल, शारदा बेन शाह, मिट्ठू बेन पिएटिट और शारदा मेहती जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बारदोली की महिलाओं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में।
अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। इसका पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रो एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारतीय या भारत से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारतीय स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया था। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में भी मनाने का भी निर्णय लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नुद्रोबोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1942 ईस्वी तक किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों अब यही चैप्टर खत्म हो रहा है। अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे आधुनिक शिक्षा का विकास। ठीक है, इसलिए हम यहीं पर ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब अगले दिन अगला चैप्टर लाएंगे आधुनिक शिक्षा का विकास। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।